अगर कोई ओल्ड यूजर है, भले कोई न्यू यूजर है, अगर 60 आप डाल रहे हो तो डायरेक्टली रिवॉर्ड जा रहा है, 6 मिल रहा है सबको, राइट। जो आईडी $200 से नीचे का आईडी है, अगर ओल्ड यूजर की मैं बात कर रहा हूं जिनका पहले ट्रेजर में अकाउंट था, तो उसको मात्र $60 डालने के बाद आईडी फुली एक्टिवेट हो रहा है, वो रिजर्वेशन में भी काउंट हो रहा है। लेकिन अगर किसी का वॉलेट बैलेंस, जो लॉक वॉलेट बैलेंस है, वो मोर देन 200 है, तो वहां पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो करना है, आप एक साथ अंडर 10 USDT डाल के भी कर सकते हो, उससे आपका अकाउंट फुली एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप 60 डाल के 50 बाद में डालना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। 60 डाल के करना चाहते हो तो आपका डेली का जो 1 USDT अर्निंग है वो आना शुरू हो जाएगा, वो आपके मेन वॉलेट में आएगा। और अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से आपको 50 डालना पड़ेगा, अगर वो क्लाइंट यूजर का आईडी $200 से ऊपर का बैलेंस है। तो बढ़ते क्रम निचले क्रम की बात नहीं है। अगर आपके डायरेक्ट में 3 आईडी आपने एक्टिवेट कर दी और उनको आपने अच्छे से मोटिवेशन देके सिस्टम के बारे में बताया कि नोवा भी बहुत अच्छी टाइमली विड्रॉल मिल रहे हैं और फ्यूचर सिक्योर है, अगर वो अपने माध्यम से एक्टिवेट करते हैं कुछ अकाउंट, आपके बी में अकाउंट हो जाएगा, 4 अकाउंट और एक सी में हो गया, तो आपको ऊपर 20 USDT मिलेगा। राव साहब समझ में आ रही है सर आपके? जी मैडम समझ पा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए उसके बाद हमें जब $50 रिवार्ड लेना होगा तो 3 रहेगा, ऑलरेडी मैं किया था डायरेक्ट में, 2 करना होगा कि मतलब 5 ही करना होगा यहाँ पे डायरेक्ट की बात? जी ऐसा है कि जो क्राइटेरिया है अभी जो नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई हुआ है, जो हमने भी कस्टमर केयर से पूछा है, मान लीजिए किसी ने 3 कर लिया और नीचे 5 हो गया तो उसको 20 मिल जाएगा, राइट? जी। उसके बाद जैसे ही आपका काउंटडाउन 5 हो जाएगा ए का और आपके बी सी में 10 हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट रिवार्ड मिलेगा 50। सर वही मैं पूछना सर, तब तो सर जुड़ते क्रम में होगा सर, 3 ऑलरेडी थे, पहले 3 उसके बाद 2 और कर देखिए हमें नोटिफिकेशन से एक चीज समझने की जरूरत है, जितनी भी इंग्लिश में रीड कर पा रहा हूँ, सिस्टम चाह रहा है हमारे से नई नेटवर्किंग करवाना, उसी की वजह जी। ठीक है सर, राव साहब आपका क्वेश्चन क्लियर है सर? चलिए ठीक है, ओके मैडम, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। अरविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत ही अच्छे लेवल के लीडर्स, हमारे आदरणीय सितेंद्र सिंह जी पानीपत से। आइए सर, वेलकम है आपका। सितेंद्र सर स्वागत है सर, आइए, वेलकम। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू, आपने मेरे को सर सॉरी, वेलकम है सर आपका, आइए सर, अपनी बात रखने का मौका दिया। वैसे तो मेरे को सुनने में बहुत ही मजा आ रहा था, और अब तो सवाल और जवाब तो कुछ है नहीं, सभी लोग फील्ड में उतर चुके हैं और जैसे जैसे फील्ड में उतर रहे हैं रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो बीच में कम्युनिकेशन और टूटा हुआ है, बीच के लीडर अपनी टीमों को गाइड नहीं कर रहे। जब भी हम जाते हैं तो ये जवाब मिलता है कि हमारे को तो कुछ पता नहीं, सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं तो भी फील्ड में हूँ, तो 5-7 बंदों से मीटिंग की और वो एग्री हो गए, सिस्टम के बारे में बता, पुराने फंड के बारे में उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं जुड़ रहे। जितनी जानकारी इन प्लेटफॉर्मों पर मिल रही है, जो जानकारी ले रहे हैं सब ने तो अपने अकाउंट एक्टिवेट कर लिए हैं, जो जानकारी नहीं ले रहे हैं वह ही पीछे रह रहे हैं और उन्हीं के अंदर वो भय और डर बना हुआ है। जब तक इन प्लेटफॉर्मों पर नहीं जुड़ेंगे तब तक उनके अंदर ये भय बना रहेगा। और जिन्होंने शुरुआत कर दी है $60 से या 110 से या 115 से, वो अपना विड्रॉल भी ले रहे हैं और उनकी अर्निंग भी आ रही है। और
बिल्कुल पॉजिटिव हो रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा भी अपनी टीमों को इन प्लेटफॉर्मों पर ले आओ। यहाँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है, जो आपके अंदर डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, वो फिर तो कोई समस्या नहीं। लेकिन पहल तो हम सब नहीं करनी पड़ेगी। $60 का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इतना बड़ी अमाउंट तो है नहीं, पता नहीं आपका क्या चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप $60 लगाओ तो $60 से आप यानी कि हजारों में इन्वेस्ट करते हो, 6,000 लगभग कीमत है, तो उससे आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए भी कमा सकते हो छोटी सी इन्वेस्टमेंट में। ऐसा कौन सा काम है अगर आप हजारों में इन्वेस्ट करोगे लाखों में कमाओगे? बताओ आप। अगर हो तो कोई ऐसा सिस्टम ना तो पहले कभी आया है और ना आएगा, क्योंकि जो ट्रेजर ने पहले भी लोगों को खूब पैसा कमाया है। और अब ये जो नोवा में कन्वर्ट हो गया है, जिन्होंने इनके बारे में जानकारी है वो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, अपनी टीमों को जागृत भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। लेकिन कुछ जो है ना साथी अब भी नेगेटिव हैं, वो ये कह रहे हैं भाई जो पीछे हमने इन्वेस्ट किया था उसका तो मिला नहीं, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं है भाई उसका भी मिलेगा जो पीछे आपने इन्वेस्ट किया था। वो कैसे मिलेगा? वो आप यहाँ जुड़ो, ये जो लिंक दिए हैं आपको प्लेटफॉर्मों के सुबह शाम जो हमारी मीटिंग होती है, जो हमारे को बताने वाले आते हैं, उनकी बात सुनो। और जिन्होंने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है उनको तो अनुभव हो गया भाई आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया है, तो उनको तो पता है अब उनकी अर्निंग हो रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल बढ़िया अपना सिस्टम चला रहे हैं। लेकिन साथियों थोड़ा हाँ तो रिस्क उठाना पड़ेगा। जिस बंदे ने जिंदगी में रिस्क उठाया वो ही सक्सेस हुआ। और इतना खास बड़ा भी रिस्क नहीं है कि भाई आपने काफी पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं तो सभी साथियों से यही कहूंगा, अपनी टीमों को ज्यादा से ज्यादा इन प्लेटफॉर्मों के से जोड़िए। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, इसका फायदा उठाओ। आप जितना इसका फायदा उठाओगे उतनी ही सक्सेस जो ना मिलेगी आपको सफलता। और ये सिर्फ और सिर्फ NFT के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में भी काफी कुछ बताया जाता है। यहाँ हमने पहले 8-10 महीने जो काटे हैं, जो विषम परिस्थितियां थी वो निकल चुकी हैं, और जो तो समय हमारा बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। लोगों वैसे मार्केट में भी फैल रही है बात भाई ट्रेजर NFT जो है ना कन्वर्ट होकर नोवा NFT में आ गई और विड्रॉल देने भी स्टार्ट कर दिए। तो आप सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है, सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन इतना तो करो भाई आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, आपकी इनकम आनी शुरू हो जाए। अगर ये पहल नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, फिर बाद में पछताओगे। भाई पहले भी हम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सारे सीनियर लीडर कह रहे थे डिपॉजिट करो $60, हमने नहीं किए। जिन्होंने किए, मैं तो अपने बारे में बताऊं, मैं तो 7 दिसंबर को मैंने तो किए थे। अब मेरा 7 फरवरी को 2 महीने हो जाएंगे, तो मेरे तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने पीछे जो ना ये जो कैलकुलेशन जो सिस्टम ने प्लानिंग हमारे सामने पेश की है, उनमें से पुराने जो हमारा फंड डिपॉजिट है उनमें से मिलना शुरू हो जाएगा, फिर बाजार में तहलका मचेगा। तो साथियों काम तो हमने ही करना है, लोगों को बताना है, अपनी टीमों को बताना है, और खुद भी पैसे कमाने हैं और अपनी टीमों को भी पैसे कमाने हैं। अगर हमारी टीम पैसे कमाओगी खुद तो हम पैसे कमाओगे। तो मैडम जी टाइम आज थोड़ा था, मैं तो वैसे मार्केट में था और मीटिंग चल रही थी, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने मेरे को सुना उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, राम राम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए और अपनी शेयरिंग रखी सर, तहे दिल से धन्यवाद सर आपका। मनोज ठाकुर जी वेलकम है सर, आइए।
थैंक यू ममता जी, थैंक यू। कैसे हैं आप, ठीक ठाक? जी जी बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, मैं ये चाह रहा था ममता जी कि कहीं लुधियाना में मतलब स्टेट वाइज अगर कहीं फिजिकल मीटिंग होना शुरू हो जाए, कारण अब तो देखिए अब तो दौर आ गया है, पूरे जंगल में आग लग चुका है, सबको पता चल चुका है कि जो दौर आ रहा है और बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। तो मेरा ये था मानना कि अगर जूम मीटिंग भी हो जाए या कहीं फिजिकल मीटिंग हो, स्टेट वाइज हो जाए, चाहे लुधियाना हो जाए, चंडीगढ़ हो जाए, पंजाब में कम से कम 2 जगह मीटिंग कंपलसरी कर दीजिए। इट इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल टीम, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा कम्युनिटी है मैडम जी। जो कॉस्ट पड़ेगा वो अपना सारे आदमी देख लेंगे, बैठ के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है जूम मीटिंग प्लस ये, अगर इस पर कोई विचार किया जाए तो अच्छी बात है मैडम। बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात पे जरूर विचार किया जाएगा। इस बात को जरूर हम कोर में डालेंगे सर। हम खुद भी सोच रहे हैं एक फिजिकल मीटिंग करने की भी, तो जरूर सर जरूर विचार करेंगे आपकी बात को। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके मनोज जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। SK सिद्ध जी वेलकम है आपका। SK सिद्ध जी वेलकम। आकाश कुमार जी वेलकम है। आकाश कुमार जी वेलकम। कमलेश वेलकम है सर। कमलेश जी लेवल 1। राम कुमार फौजी जी वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर स्वागत आपका। सबसे पहले आपको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम और राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने मंच पर 139 पार्टिसिपेंट को मैं दिल की गहराई से, सभी नारी शक्ति को भी मेरी दिल की गहराई से चरण स्पर्श अभिनंदन प्रणाम। मैं राम कुमार प्रजापति राजस्थान के उत्तर चूरू से बिलोंग करता हूँ, और जब से ये विड्रॉल वगैरह बंद हुआ था उस समय मैंने विड्रॉल लिया नहीं, लेकिन वर्क बहुत अच्छा किया। मैंने मेरे डायरेक्ट में 2 लगा रखा है, और अभी मैंने आज 315 का विड्रॉल लगाया सुबह, वो 72 घंटे में या 48 घंटे में जब भी आएगा 315 का लगाया। बहुत बढ़िया सिस्टम है। और जो पहले नेगेटिव हो रहे थे अपन लोग नो डिपॉजिट के बारे में, लेकिन सिस्टम ये चाहता है, कंपनी भी चाहती है कम्युनिटी के लिए कि जो भी सिस्टम है उसके अंदर पैसे डालेंगे तभी आगे स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर नवा NFT आया है, इसके अंदर सभी को जो 50 और प्लस 60 डाल देंगे, उसी समय से आपको 60 से तो जो 6 महीने का है उसमें 20% अपने को मिलेगा डेली। 1.5% TFT का आ रहा है, 1.5% USDT का आ रहा है, 3% उसमें आ रहा है, और 50 का जो भी लगाते हैं उसमें रिजर्वेशन हो रहा है। मेरा लगभग 1 में 10 आ रहा था, और 2 में अभी मैं वो विड्रॉल आते ही दोनों में, एक में लगा रखा है 60, उसमें मैं 100 लगाना है और दूसरे में 110 लगाना है। तो सभी को एक्टिवेट करना जरूरी है, धीरे धीरे करते रहो, और जब करेंगे तभी से 6 महीने का टाइम लगेगा। तो अभी एक महीने से ज्यादा हो गया, अपन लोगों ने नहीं किया था। पहले तो अपन नो डिपॉजिट में रहे, लगभग 1 महीना तो वैसे निकाल दिया है, लेकिन करना उसमें जिसने किया वो माला माल है। और अभी गुरुजी ने बताया था कि ये सिस्टम सबको अरबपति बनाने के लिए आया। 1,19,00,000 हो गई थी, लेकिन अभी क्रिप्टो सब डाउन है, तो कुछ डाउन है, फिर भी जिसके पास बिटकॉइन है वो आज करोड़पति अरबपति है। जो पिज्जा खाया था 10,000 BTC का, जिसने पिज्जा खाया उसका आज डे मनाया जाता है, जो हर जुलाई को उसका जो तारीख है, शायद 22 है 18 ऐसा कुछ है, उस दिन उसको पिज्जा डे मनाते हैं। पूरे विश्व के अंदर वो विख्यात हो गया, जिसने 10,000 BTC का पिज्जा खा गया एक दिन, मतलब एक नाश्ता किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट। अगर वो उस दिन नहीं करता तो आज वो
दुनिया का नहीं, वो आज अंडानी अंबानी के ऊपर होता, इतना उसके पास आज के टाइम में धन होता। तो ये जो NFT अपना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। आज जिसने भी खरीद लिया बहुत पैसे का, आज तो वो बोलते हैं, हमारी भाषा राजस्थानी में भाषा में बोलते हैं कि आज तो धड़ी के भाव से मिल रहा है। एक समय आएगा जब लाखों में जाएगा, तब पता चलेगा कि काश उस समय अपन लोग ज्यादा नहीं तो 2,000 4,000 के 5,000 के NFT ले लेते, तो आज भी अपन करोड़पति की लिस्ट में आते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा, नमस्कार सलाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू मैम। थैंक यू राम कुमार कोचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही अच्छा मैसेज, अच्छी शेयरिंग आपने रखी सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन आ चुके हैं, मैं उनको आदर सम्मान सहित इनवाइट करना चाहूंगी। शमशेर सिंह सर जी आइए सर, आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है सर, वेलकम ऑन द स्टेज शमशेर सिंह सर जी। ओके मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही जी? वेलकम सर, जय श्री राधे राधे। राधे राधे जी, प्रॉपर है सर आपकी आवाज। ओके, सबसे पहले प्रतिभाशाली धार्मिक शख्सियतों द्वारा प्यार से चलाए जाने वाले इस सोशो इकोनॉमिक मंच को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस मंच को बनाने वाले बहुत रिस्पेक्टेड श्री जितेंद्र कुमार जी और इस मंच को चलाने वाली हमारी मातृशक्ति ममता जी और रचना शर्मा जी, आपके साथ साथ लवप्रीत जी वहां पर हैं। तो कौन कौन से साथी है मुझे पता नहीं, अभी मैंने अपना ऑन ही किया था फोन। तो सभी टेक्निकल मास्टर्स को और सभी महानुभावों को और जितने भी मंच पर यहाँ पर हाजिर है सबको मेरा प्रणाम है। तो मैं आज अपनी शेयरिंग के लिए कहा हुआ था पहले ही, तो इस समय 143 पर्सन्स हैं हमारे पास। तो उसके संबंध में जो मैंने पहले कहा था कि टैक्सेस के मामले में अपनी शेयरिंग रखूंगा, तो पहले मैं भगवान को याद कर लूं। हमारे जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर गुरबाणी है, तीनों ताप निवारण हारा सुख हंता दुख रास। यहाँ पर हमारे गुरुओं ने 3 ताप की बात कही है। ताप का मतलब होता है दुख, के तीनों प्रकार के दुखों को वो परमात्मा या गुरु जो परमात्मा के समान होते हैं वही हर सकता है, वही दूर कर सकता है। तो 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? ये हमारी महाकवि संत तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखित है रामचरितमानस जिसे रामायण कहते हैं, तो उसका अध्याय है राम राज्य वर्णन। तो उस अध्याय में लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि 3 ताप कौन से होते हैं। तो वहाँ रामायण में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहि व्यापा। ये जो राम राज्य वर्णन अध्याय है ना रामायण का, उसमें लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक शरीर के संबंध में, दैविक मन के संबंध में, भौतिक चीजों वस्तु के संबंध में। तो अगर राम का राज हो, राम का मतलब राजा दशरथ का बेटा नहीं है, यानी भगवान का राज हो, तो जहाँ यानी ये समझ लो कि धर्म का राज हो, तो जो 3 प्रकार के दुख नहीं होते। कौन कौन से दुख हैं? दैहिक दैविक भौतिक। दैहिक का मतलब देह संबंधी, यानी कि जैसे रोग होते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, ये दैहिक रोग होते हैं। इसके लिए कहाँ जाएंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे। फिर दैविक दुख आते हैं, मानसिक दुख होते हैं। इसके लिए कहाँ जाएंगे? आप अपने संतों के पास, गुरुओं के पास, देवी देवताओं के पास। तो फिर आते हैं भौतिक दुख। भौतिक दुख का मतलब होता है जो चीजों के संबंध में होते हैं। जैसे मेरे पास स्कूटर नहीं है, कार नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास अच्छा खाना नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। ये सभी ये दुख है ना, इनको हम भौतिक दुख कहते हैं, चीजों वस्तुओं के संबंध में। तो भौतिक दुख कैसे पैदा होता है? भौतिक दुख पैदा होता है जब हमारे पास साधन नहीं है। तो सबसे अच्छा जो सर्वोत्तम साधन है जिंदगी जीने का, वो पैसा है। जब हमारे पास पैसा नहीं है,
तो इससे भी जो दुख पैदा होते हैं इनको भौतिक दुख कहा गया है। तो आज हमने तीसरे प्रकार का जो दुख है, भौतिक दुख, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो ये जो हमारे पास पैसे की कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम जो सिस्टम है ट्रियर एनएफटी का, नोवा एनएफटी का जी अपनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम पैसा कमाने की कला को सीखने सिखाने आते हैं। तो इसलिए इस कला के बारे में यहाँ पर बात होगी स्पेशली आज। तो क्योंकि हम सब ट्रिगर नोवा में या एनएफटी में काम कर रहे हैं, हम टीयूएफटी खरीद रहे हैं या यूएसडीटी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये पैसा कमाने की हमारी कवायद है। अब मैं इस बात पर आऊंगा, क्योंकि भगवान की कृपा से अगर सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक रहे, सिस्टम के भी मन में ये बात आए और हमारी किस्मत अच्छी हो, तो हमारी प्रार्थनाएं अगर परमात्मा सुने, तो इसी साल में जो ये 2026 है, 2026 में ही हमारी ये प्रार्थनाएं सफल होने वाली है। जैसे कि हमारे पास सामने रखा हुआ है सिस्टम ने, 6 महीने भी होने वाले हैं, हमारे पुराने फंड बहुत ज्यादा है, तो वो सब मिलने वाले हैं। तो हो सकता है किश्तों में मिले, कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल के भीतर ये होने वाला है। अगर हो जाता है तो पहले तो लोग कहते थे नहीं कितना फंड कैसे मिलेगा, तो मैं इसके आगे जाता हूँ। मान लो कि आपको ये फंड मिल जाए, तो ये फंड इस तरह का है कि उसको मेंटेन करना आपको नहीं आएगा। तो आज आपको मैं इस फंड को मेंटेन करने के बारे में थोड़ी सी प्रार्थनाएं आपके सामने रखूंगा। मेरा ये डिस्क्लेमर रहेगा कि मेरी आज की जो बातचीत है, इसको किसी तरह भी किसी लीगल पर्पस के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता, ना ही ये प्रयोग करने लिए है लीगल पर्पस के लिए। ये सिर्फ हमारा आपसी सलाह मशवरा है, आपसी हमारा संवाद है। तो क्या करेंगे हम, मान लो 6 महीने आ जाते हैं, तो 6 महीने के बाद हमें फंड हमारा रिलीज होता है। तो हमारा जो फंड है वो रिलीज कैसे होगा, वो हमें यूएसडीटी में आएगा। हो सकता है कंपनी कहे कि ठीक है, पहले हम आपको एनएफटी देते हैं, एनएफटी खरीदो, फिर यूएसडीटी कन्वर्ट कर लो, तो भी यूएसडीटी आए। जो हम टीयूएफटी का रेट बढ़ता है, इसको हम बेचेंगे तो भी यूएसडीटी आएंगे। तो यूएसडीटी तो किसी काम का हमारा नहीं है, तो यूएसडीटी को हम अंत में हमें इंडियन रुपये में लाना पड़ेगा। तो जब इंडियन रुपये में लाएंगे तभी से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बीच में हमारे जितने महानुभाव बहुत ही ज्यादा प्रिय हमारे साथी बैठे हुए हैं, बीच में दखल मत देना प्लीज। तो जब मैं अपना जिस सेशन खत्म करूंगा 10-12 मिनट का, तो उसके बाद प्रश्न उत्तर हम लेंगे, तो फिर हमारे दूसरे साथी आ सकते हैं। तो सभी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन बैठे हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे मंच का ये असूल है कि जब एक कोई भी साथी अपनी बात रखता है तो दूसरा उसमें दखल ना दे। तो जब हम यूएसडीटी अब आ जाएंगे, तो यूएसडीटी को हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपये में। वो कैसे करें हम, उसके लिए हम बाइनांस या कोई भी जितने भी एक्सचेंज है उस पर जा सकते हैं। तो वो एक्सचेंज जो है वो क्या करती है, हम वहां पर यूएसडीटी भेजेंगे, तो आईएनआर मंगवाएंगे, तो आईएनआर हमारे पास आ जाएंगे। तो यहीं से फिर शुरू होता है पंगा। क्या पंगा शुरू होता है कि जो भारतीय सरकार है उसका ये निज़म है, पहले तो क्रिप्टो को वो मान्यता नहीं दे रहे थे, तो पिछले साल से मान्यता दी गई है कि आप क्रिप्टो में काम कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% हमें दे दीजिए। ये भारत सरकार का नियम है। तो वो 30% कैसे देना है, क्या करना है, इसके लिए आपको कोई भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बड़े आराम से, मान लो आज फरवरी मंथ जा रहा है, किसी का जून या जुलाई में यूएसडीटी फ्री हो जाता है इंडियन रुपये में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे किसी तरह भी इस मामले में कि सरकार हमसे टैक्स लेगी, इस मामले में किसी तरह भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बात, मान लो आज मैं यूएसडीटी को, मेरे पास 1 लाख रुपया कन्वर्ट होके आ गया, तो मैंने आज ही टैक्स नहीं देना है, आज ही टैक्स नहीं देना है, मैंने कुछ नहीं करना मैंने, ठीक है। पैसा मेरे पास आ गया, मेरे सेविंग अकाउंट में आ गया, मैंने कुछ नहीं करना, 31 मार्च तक कुछ नहीं करना है मैंने। तो जब 1 अप्रैल शुरू हो जाएगी, तो 1 अप्रैल के बाद
हमारा जो भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, अगले साल 31 मार्च तक खत्म होता है। तो अब जो फाइनेंशियल ईयर जा रहा है ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2026 तक जाएगा। तो अब हमारे इस महीने की, मैं एग्जाम्पल इस महीने की ले लेता हूँ, मैं इस महीने की बात कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मान लो इसी महीने मैंने जो है जीटी को इंडियन रुपये कन्वर्ट किया, तो आज मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मैं ये टैक्स देने जाना है, ना कोई टैक्स कटेगा मेरा। तो 31 मार्च के बाद मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न जब भरता हूँ तो उसमें मेरा खुद ब खुद ही, जब हम सीए के पास जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, तो वो हमारे से डिमांड करता है कि आप भाई पिछले फाइनेंशियल ईयर की बैंक स्टेटमेंट लेकर आओ। तो बैंक स्टेटमेंट में जो भी होता है उसके अनुसार सीए जो होता है वो आपकी आईटीआर भरता है। उसमें कहीं कोई रकम ऐसी है जिसका टैक्स देना जरूरी होता है। मैं अब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ यूएडीटी की, तो उसमें से वो टैक्स आपका बनाएगा और आपको चालान फॉर्म भर के दे देगा। तो जाइए आप बैंक में, चालान फॉर्म जरा अपना टैक्स भरिए और तुम अपने आराम से चिंता मुक्त हो जाइए। तो इस बारे में आपसे जो कहना चाहता हूँ कि अगले साल सभी का ये पोजीशन आने वाली है, तो उसके लिए आपको उसके बाद जब आप 26 में मार्च के बाद, क्योंकि अभी तो पैसे यूएसडीटी हमें कन्वर्ट कर नहीं रहे हैं, तो हमारा यूएसडीटी कन्वर्ट होता है मई जून में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं करना हमने। इसके लिए तो जरूरी बात जो है, हम अभी से ये हमारा आज का शुरू महीना जा रहा है फरवरी, और जब अप्रैल आएगा तो सभी से मैं जो कहना चाहता हूँ, जिसलिए हमने आज शेयर की है, सभी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जरूर कोई ना कोई टैक्स भरना होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार यही चाहती है कि आप हमें अपनी सूचना दीजिए। टैक्स नहीं बनता तो ठीक है, कहानी खत्म हो जाती है, कोई आपको पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स बनता है तो आपका जमा हो जाएगा। अच्छे नागरिक होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि हम जो टैक्स बनता है उसको दें। तो एक तो पहले बात जो अपने नोट करनी है मेरी आज की बातचीत से, कि जो ये अप्रैल महीना जब आएगा तो आपने किसी भी अच्छे सीए के पास जाना है और सीए के पास जाकर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, जरूरी तौर पर भरनी है। अगर इस साल आप ये रिटर्न भर देंगे तो अगले साल भी आप रिटर्न भरेंगे, तो जो 2026 में आपने यूएसडीटी कन्वर्ट करा, कितना भी करवाया हो, कोई चिंता की बात नहीं है, तो वो उसमें मेंशन हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने। जब बाइनांस से पैसा आपके बैंक में आएगा तो वहां पर अपने आप मेंशन हो जाएगा। तो जब आप 31 मार्च तक बैंक स्टेटमेंट लेंगे तो उसमें अपने आप ही आ जाएगा कि बाइनांस द्वारा कितना पैसा है। तो दूसरी बात बता दूं कि बाइनांस द्वारा मान लो 1 लाख रुपया आपको आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख पर आपको टैक्स लगेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो आपका सीए है वो देखेगा, वो भरेगा कि भाई इसने जब यूएसडीटी खरीदे थे तो कितना इसका इन्वेस्टमेंट हुआ था, कितना से खर्च आया था, वो आपको सब बहुत बताएगा। आप क्योंकि मैं भी बताऊं तो लंबी हो जाएगी, तो आपका खर्चा गिना जाएगा कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ। आपने 70,000 में लिए थे यूएसडीटी, 1 लाख में बेचे, और आपका जो प्रॉफिट है वो है 30,000, तो 30,000 पर 30% लगना है, ना कि 1 लाख पर। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात बता दूं आपको कि ऐसा नहीं हो सकता कि बाइनांस में आप जाकर यूएसडीटी बेचकर रुपए निकालते हैं तो आप सोचे कि इसका किसी को पता नहीं है, ये बात को बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो कोई भी एक्सचेंज होती है, जब किसी भी देश में जाती है तो देश से ही मंजूरी लेती है। तो हम चलो फॉर एग्जांपल बाइनांस की बात कर लेते हैं। तो जब बाइनांस भारत में आया तो इसने क्या करना था, अपने एक्सचेंज को यहाँ चलाने के लिए भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उससे ये इजाजत मांगता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट होता है FIU इंडिया। FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो जब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास एप्लीकेशन जाती है तो वो जो एक्सचेंज होती है उसकी जो भी जरूरी जानकारी है वो पहले लेता है, तो सारी जानकारी लेकर फिर उसको सर्टिफिकेशन करता है, सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट देता है।
तो ऐसे अपने बाइनांस के पास FIU का यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है। तो उसमें फिर ये तय हो जाता है कि जो भी भारत में ऐसे जो बाइनांस का सर्वर है उसमें जो भी गतिविधियां होंगी वो सारी की सारी गतिविधियां फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास कैसे जाएंगी, उसकी भी वाइड सर्वर लगा है, तो उसके पास अपने आप ही वो जाती रहेगी, उस पर रिकॉर्ड जाता रहेगा। इसलिए बाइनांस द्वारा जो भी एक्टिविटी करते हैं आप, तो वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास है, कभी भी वो वहां से रिकॉर्ड निकाल सकता है। ये अलग बात है कि कोई एक आध पेमेंट हो तो उसको कोई ना देखे, लेकिन अगर देखना चाहे तो देख सकता है। अगर आपने ऐसी गलती की कि बाइनांस द्वारा आपने पैसा लिया लेकिन अगले साल आपने ना तो भरी आपने ITR और ना आपने टैक्स दिया, जो कि ज्यादा बनता नहीं होता है, तो फिर आपके पास आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उससे आपके भी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहले तो जितना भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो वहां उसके पास ये भी दिखा था कि वो आपके पास FIR भी लॉन्च करवा सकते थे, लेकिन अब की बार किया क्या सरकार ने, अब की बार कहा कि जब से आप इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आपने छुपा के रखा, नहीं भरा वो अपना टैक्स, तो 200 रुपए पर डे से आपको जुर्माना लगेगा। तो 200 रुपए पर डे से कब से गिनना है इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है। जो इस साल की नमी जो आ जाएगा सेक्शन सारा बजट का, तो उसमें पता चल जाएगा कि जो आदमी गलती करता है उसको पेनल्टी कैसे लगेगी। लेकिन हमने इस पंगे में पढ़ना ही क्यों है? हम सीधे सी क्यों नहीं ईमानदारी से हम करते कि अब मैं ITR भरे और ITR में जितना भी हमारा शो हो जाएगा, आपको कुछ भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप स्टेटमेंट लेंगे उसमें सब आ जाएगा, तो स्टेटमेंट से CA अपने आप उठा लेगा। तो ये ऐसा नियम है। दूसरी बात, कल मुझे किसी ने पूछा था कि क्या अगर मतलब कि जो हमारा वॉलेट में पैसा होता है, वॉलेट में जो पैसा होता है, क्या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में चला जाए तो क्या वो सरकार के ध्यान में आता है? नहीं, क्योंकि जो वॉलेट होते हैं, ट्रस्ट वॉलेट है, पैसा जो भी इतने वॉलेट है, बिटगेट है, वॉलेट में हमारी KYC नहीं होती। वॉलेट जो है हमारे भारत सरकार के किसी भी फाइनेंशियल यूनिट के पास उसकी KYC नहीं है। जो वॉलेट है वो हमारे किसी भी भारत के इकोनॉमिक यूनिट के साथ सर्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि ये पैसा ऊपर घूमता है। हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर USDT भेज सकते हैं, एक वॉलेट से USDT अपने दूसरे वॉलेट पर हम अपना TUSD भेज सकते हैं, ऊपरी घूमता रहेगा हवा में, क्योंकि वो तब सरकार को इसमें कोई इतराज नहीं है। मैं अपने वॉलेट से आपको 1000 1 लाख USDT भेजूं, सरकार को कोई इतराज नहीं है, वो आगे भेजे कोई इतराज नहीं है, वो आगे भेजे कोई इतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का उसमें कोई नुकसान नहीं है। सरकार इसलिए उस पर निगाह नहीं रखती है कि आखिर तो आपने भारतीय करेंसी में एंटर करना ही है ना। तो जब आप भारतीय करेंसी में एंटर करेंगे तो फिर एक्सचेंज पर जाएंगे, तो जो भी एक्सचेंज पर जाएंगे उसका जो सर्वर है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, तब आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो एक बात और बता दूं कि जो क्रिप्टो का टैक्स है, इसकी जो धारा है, जो सेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था इस धारा के बारे में कि ये धारा बिल्कुल अलग है। आपका टैक्स और किसी बात से लगता हो चाहे ना लगता हो, आके कृपया भी नहीं पाते हैं किसी माध्यम से, लेकिन जो क्रिप्टो का पैसा आपके पास आएगा उसका टैक्स आपको देना ही पड़ेगा और वो प्रॉफिटेबल होगा। दूसरी बात जो मैं आपसे सामने रखना चाहता हूँ कि अगर आप कमा रहे हैं तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि भारत सरकार के साथ वो भारत सरकार के पास अपना रिकॉर्ड रखें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इस भारत सरकार चाहती है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत देखो, एक बात और बता दूं, अगर आप ITR भरते हैं, ITR में मान लो मेरा टैक्स बनता है, क्योंकि अगर तो मेरा डॉक्यूमेंटल टैक्स है, डॉक्यूमेंटल मेरी इनकम है, जैसे मैं पेंशन लेता हूं तो उस डॉक्यूमेंट से मैं भाग नहीं सकता। वो डॉक्यूमेंट मेरा बिल्कुल प्रूफ है पूरा मेरा कि मेरा इतना बना, उसका बकायदा बैंक हमें एक फॉर्म निकाल के देती है कि जब भी आपकी साल की जो पेंशन है इतनी है, तो उस पर हमें कैलकुलेशन के हिसाब से अगर टैक्स में आते हैं तो देने पड़ेगा।
लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी का अगर मान लो टैक्स बनता है, वो चोरी का भी लेता है तो थोड़ा दे देता है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि जितनी फाइलें, आपको मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइकोलॉजी बता दूं, जितनी फाइलें टैक्स पेड होती हैं वो एक तरफ जाती हैं, और जितनी फाइलें जिन पर ITR में टैक्स नहीं होता है वो एक तरफ लगती हैं। तो एक तरफ जो